फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए विद्यासागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चे लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है रजिस्ट्रेशन और टॉपिक है सेक्शन 25, सेक्शन 26 एंड 27। तो ये तीन सेक्शन बेसिकली आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सेक्शन बेसिकली प्रोसीजर पार्ट ज्यादा है, तो ये आपको आगे अपने लाइफ में ना काफी हेल्प करेगा। आपको बेसिकली जब भी आप सीए बन जाओगे या एक लेवल पे पहुंच जाओगे, अपना सीए फर्म खोल लिए या आप कंसल्टेंसी कर लिए, तो उस केस में क्या होगा ना आपको कि अगर कोई आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने को आएगा तो आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस आप पोर्टल पे जाएंगे और देखेंगे, अरे सर तो मुझे ऐसा पढ़ाए थे, तो सब आपको देखा देखा लगेगा। बस ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आप पुट कर दोगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज हम लोग सेक्शन 25 की ओर। तो बेसिकली आज क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेक्शन 25, 26 एंड 25, 26 एंड 27। ये बेसिकली प्रोसीजर पार्ट है। इसमें आपको बोला गया डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ये प्रोसीजर है। इसमें सीटीपी एनआर के बारे में बताया गया है। तो बेसिकली यही आज हम लोग तीन सेक्शन को पढ़ेंगे। सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टेड है, विश्वास मानिए। आप एक बार पढ़ेंगे और जब आप पूरा ही पढ़ लेंगे तो देखेंगे, वाओ क्या स्मार्ट है, क्या सुंदर टॉपिक है यार। तो चलते हैं। सेक्शन 25 प्रोसीजर पार्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको ना एक चार्ट की तरह पढ़ाऊंगा, चार्ट बना के पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ना बहुत, जैसे कि चार्ट वगैरह क्या होता है ना कि माइंड में रिटेन ज्यादा होता है, और मैं आपको एक जस्ट क्या ना कि रीड करवा दूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं चार्ट की ओर चलता हूं। सबसे पहले क्या है ना, सेक्शन 25 में देखिए, पहला क्या होता है ना, पार्ट ए होता है। प्रोसीजर में बोलूं मैं पार्ट ए चलता हूं, पार्ट ए होता है। पार्ट ए में क्या होना है कि सपोज मान लीजिए कि मिस्टर घनश्याम मेरे पास आए, बोले सर मेरे को ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो क्या करना होगा सर? तो मैंने उनको बोला, देख भाई इसमें दो पार्ट होता है, मैं तुमको बताऊंगा भी ताकि तू भी सीख जाएगा, और ताकि कभी ना क्या होगा ना कि तू अगर सेकंड टाइम अगर किसी का रजिस्ट्रेशन के लिए अपने घर में भी किसी को लगे ना, तो तू भी बता पाएगा, मेरे को इजी डॉक्यूमेंट दे पाएगा, सो डेट मैं कि पोर्टल पे सारा इंफॉर्मेशन फीड कर पाऊं। तो तू एक बार समझ ले, देख इसमें बेसिकली दो पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होता है ना कि आपको अपना सबसे पहले पैन नंबर देना पड़ता है। पार्ट ए में आप जिस प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी जिसके लिए भी करना चाह रहे हैं ना, उसका पैन नंबर लिखे है। सेकंड हो जाएगा उसका लीगल नेम क्या है, लीगल नाम क्या है। ठीक है, एंटिटी क्या है, पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, क्या हो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, क्या हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, क्या हो, तो इसका डिटेल पूरा लेके आएंगे। अब इसके बाद कंपनी जो है ना, अगर आप कंपनी बना रहे हैं, बेसिकली कोई भी चीज प्रोप्राइटर से भी बनती है, तो एक एंटिटी बन के उसमें क्या है ना, उनका ईमेल आईडी और उनका फोन नंबर बहुत जरूरी होता है। कि सपोज मान लीजिए किसी को कोई क्वेरी है, तो वो कहाँ जाएंगे? कंपनी का नंबर और ईमेल आईडी होगा तभी तो वो जीएसटी पोर्टल पे जाए, सर्च करे, सर्च टैक्स पेयर कौन है, ओ हाँ इनका तो नंबर और ईमेल आईडी दोनों दिया, तो इनसे ही बात करते हैं। इसलिए इनका मोबाइल नंबर जो है ना और ईमेल आईडी इज मोर इम्पोर्टेंट। अब बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ना, यही इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अब देखिए, अब ये जो पैन है ना पैन नंबर जो हम लोग क्यों देते हैं? अब पैन नंबर क्या होता है कि वैलिडेट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, क्योंकि पैन का मालिक कौन है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो पैन नंबर जो ना वहां पे लिंक लगा रहता है, और लिंक में बताया जाता है कि हाँ पैन वैलिडेट हो गया। तो एक बार आपका पैन जैसे वैलिडेट का मतलब क्या कि कंफर्म हो गया, हाँ आपने जो पैन नंबर डाला ना वो पैन बिल्कुल ही सही है, तो वैलिडेट हो गया। उसके बाद आपने लीगल नंबर जो दिया ठीक है, एंटिटी आपने जो दिया ठीक है। अब एक मोबाइल नंबर आपने क्यों दिया? ताकि आप भी वेरीफाई हो जाए कि हाँ आप एक सही आदमी है, आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर प्रॉपर है। तो ये हो गया मोबाइल नंबर, जिसमें एक ओटीपी जाएगा, इसमें भी ओटीपी जाएगा। आप ओटीपी जैसे जाएगा, आप ओटीपी उसके अंदर डालोगे ना, तो वो क्या होता है कि वेरीफाइड हो जाता है।
वेरीफाइड। जैसे ही वेरीफाइड हो गया आपका पार्ट ए में इतना ही इंफॉर्मेशन लग सकता है। अब ये आपका पार्ट ए फिल हो गया, पार्ट ए आपने फिल कर दिया। प्रोसीजर पार्ट में दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका ये सब डिटेल लगता है, पैन नंबर, लीगल एंटिटी के लीगल नेम क्या है, एंटिटी क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब इतना के बाद क्या है ना कि आपको ना आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया। क्या किया? सबमिट कर दिया। आप यहाँ पे सबमिट कर दिए, सबमिट वाला बटन आपने दबाया, सबमिट हो गया। अब आपके पास क्या होगा ना, एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको बोलते हैं टेम्पररी रेफरेंस नंबर, टीआरएन, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। टीआरएन जनरेट हो गया। टीआरएन एक नंबर होता है, जो भी एक नंबर जनरेट हो जाता है, ये आपके फ्यूचर के लिए हो जाता है कि अब आपका एक नंबर आ गया। पता है आपको, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है और नॉन रेसिडेंट पर्सन होता है ना, उनको इसी नंबर के ऊपर ना डिपॉजिट करना पड़ता है। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है और आज भी पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं ना, उनको कमेंसमेंट, बिजनेस कमेंसमेंट करने से 5 दिन पहले है ना टीआरएन एप्लीकेशन करना पड़ता है कि हाँ सर जी, मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ इस स्टेट में, मुझे एक टीआरएन नंबर दे दीजिए, ताकि ना मैं जो अपना जो एडवांस लाइबिलिटी है ना, मैं इतना माल बेचूंगा, उसका लाइबिलिटी इतना होता है, वो मैं जमा कर पाऊं टीआरएन में, ताकि आप ना सर मेरा जो पैसा है ना मेरे कैश लेजर में जमा कर दे, ताकि मैं अपना आराम से यूटिलाइज कर पाऊंगा। ठीक है, अब अपने पार्ट बी भरेंगे। ये तो पार्ट ए का एक समापन हुआ कि भैया ये मेरा पार्ट ए हो गया, ये मेरा पार्ट ए हो गया। अब हम पार्ट बी में जाएंगे। पार्ट बी में बेसिकली क्या है ना कि आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए जीएसटी एप्लीकेशन कर रहे हैं, इतना तो आप कर लिए, इतना सबके लिए ही बराबर है। अब जो है ना प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स है। बस बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि सबसे पहले क्या होता है, उसके कंपनी का नाम ये देना पड़ता है, प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड टैब होता है कि आपका जो पार्टनर है या प्रोप्राइटर है उसका डिटेल लगेगा। हाँ जी, वही बंदा ऑथराइज पर्सन है, उसका अगर कोई दूसरा है तो उसका भी डिटेल लगेगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आप कहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, आपका मेन एड्रेस कहाँ होगा, तो वो डालना पड़ता है, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप एक से ज़्यादा अपना गोडाउन रखते हैं, शॉप रखते हैं या आपकी फैक्ट्री है, तो उसको हम लोग एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलते हैं। तो बेसिकली एडिशनल प्लेस के लिए भी एक कॉलम रहता है, टैब रहता है, उसके अंदर डालना है। ठीक है, अब उसके बाद हो गया कि आप आपकी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस क्या है, क्या सर्विसेज, आप अगर सर्विस में है तो क्या सर्विस है उसका कोड डालिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसका अलग कोड डालिए, ये टैब रहता है। और बेसिकली है कि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए रहता है कि जो भी बंदा, जो भी सपोज एक प्रोप्राइटरशिप है तो उनको क्या है ना कि अपना आधार देके ऑथेंटिकेट कराना पड़ता है। अगर आप ऑथेंटिकेट नहीं कराओगे ना तो डिपार्टमेंट का जो बंदा है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके फैक्ट्री में, आपके प्रोमाइसेस में आएगा चेक करने के लिए और देखेगा कि हाँ ये बंदा सही है कि नहीं है। तो ये मान लीजिए आधार तो दिया नहीं, आधार से तो करवाया नहीं, तो हो सकता है फ्रॉड भी है, तो वो आएंगे आपके यहाँ पे प्रॉपर सारा पेपर ओरिजिनल चेक करेंगे, उसके बाद वो सेटिस्फाइड होंगे तो देंगे। तो बेसिकली यही सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो हम लोग पार्ट बी की ओर चलते हैं। थोड़ा सा इसको ये कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। पार्ट बी, अब आप एक बार टीआरएन जनरेट हो गया, टीआरएन जनरेट होने के बाद आपको पार्ट बी जो है ना फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो पार्ट बी हम लोग करेंगे। अब ये प्रॉपर ऑफिसर के पास चल गया। प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है ना, प्रॉपर चेक करेगा आपको। प्रॉपर ऑफिसर आपने पार्ट बी ये टीआरएन दे दिया और टीआरएन में क्या पार्ट बी में आपको फिल करना पड़ता है। बेसिकली क्या क्या देना पड़ता है देखिए, बता दिया आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट है, आपने डॉक्यूमेंट देके सारा सबमिट कर दिया। तो बेसिकली क्या देना पड़ता है, पार्टनर प्रोप्राइटर का डिटेल देना पड़ता है, कंपनी का पूरा डिटेल देना पड़ता है, उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ
बिजनेस देना पड़ता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस देना पड़ता है। ऑथराइज पर्सन कौन सा है आपका, अगर आप खुद नहीं है तो किसी और को ऑथराइज कर रहे हैं। आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, ठीक है। एसएससी कोड होता है, एसएससी कोड, एचएसएन कोड, एचएसएन कोड देना पड़ता है। आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। जो मैंने आपको बताया ना वो सब मैं लिख देता हूँ। आधार ऑथेंटिकेशन, उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे, ईबीसी या तो डीएससी से सबमिट होता है। अभी इतना पार्ट देने के बाद आप पार्ट बी क्या है ना सबमिट कर दिए। सबमिट कर दिए, ये प्रॉपर ऑफिसर के पास गया, प्रॉपर ऑफिसर प्रॉपर चेक करेगा आपका। प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा। चेक करने के बाद 7 डेज के अंदर अगर सब कुछ सही रहा, अगर ऑल आर ओके रहा, तो यहां पे आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सर्टिफिकेट इशू कर देगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम रहा, बोला नहीं ओके नहीं है भाई, ओके नहीं है, तो फिर आपको 7 डेज के अंदर क्लैरिफिकेशन का टाइम देगा कि भैया ये गलती है, आप इसको ठीक करके दीजिए। अच्छा एक चीज और बताऊंगा, अगर आप ये आधार ऑथेंटिकेशन यहां नहीं करते हैं ना, तो आपको ना 30 डेज का, मैंने बताया था ना कि मैं अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करता हूं तो क्या होगा, मेरे प्रोमाइजेस में आएंगे, प्रॉपर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये 7 दिन का जो टाइम होता है ना, ये 30 डेज हो जाता है। ये 7 डेज का जो टाइम है ना, ये 30 डेज हो जाएगा। अब 7 दिन के अंदर आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा, अगर आप 7 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन दे दिए, सब ओके हो गया, तो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अगर मान लीजिए नहीं हुआ, तो अगर ओके नहीं हुआ, उनको समझ में नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्टेड बोलेंगे, यू आर रिजेक्टेड, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रिजेक्ट कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये 7 डेज का टाइम था। अच्छे, यहाँ पे जो 30 डेज का जो टाइम होगा ना, अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे 7 दिन का टाइम देंगे। 30 डेज के अंदर 7 दिन के बाद फिर टाइम देते हैं, मतलब 30 डेज जैसे ही खत्म होने वाला है, तो वो आपको 7 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर यहीं पे मान लीजिए पीओ बोला चेक हो गया सब ठीक है, अगर यहाँ पे यहीं पे अगर हो गया, उनको समझ में आया कि नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन क्लैरिफिकेशन का एक बार टाइम देते हैं कि ठीक है, आपको मैं एक समय देता हूँ, आप इसको ठीक करवाइए, ठीक है। बेसिकली यही चीज होता है, प्रॉपर ऑफिसर चेक करते हैं कि 7 दिन का। ये मैं पूरा आपको एक देखिए चार्ट है, इंस्टीट्यूट का ये मैट है प्रॉपर, उस मैट में देखिए यही लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया ना, इंस्टीट्यूट का मैट में प्रॉपर यही लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं कैमरा के सामने लेके चलता हूं ताकि आपको इजी वे में देख पाए, और आपके पास भी इंस्टीट्यूट का मैट होगा 7.39 में, आप जाइएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज मेरे मैट में भी आपको मिल जाएगा, मैं अभी इंस्टीट्यूट के मैट से ही पढ़ा रहा हूँ, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर चेंज होगा, आपको मिल जाएगा। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर मान लीजिए ना ऑफिसर बहुत ढीला ढाला है, मतलब क्या एकदम ढीला है यार, दे दिए काम ही नहीं कर पा रहा, काम मतलब हम जैसे एप्लीकेशन कर दिए, आधार ऑथेंटिकेशन कर दिए, तो सर जी 7 दिन के अंदर तो एनी हाउ हमारे पास जो बंदा आया था ना हमारे पास, तो उसको मैंने इतना तो बता ही दिया, तो बोला ओ सर जी मान लीजिए कि हमने तो कर दिया रजिस्ट्रेशन, मैंने सबमिट कर दिया, अब प्रॉपर ऑफिसर क्या है ना 7 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई क्लैरिफिकेशन का भी नोटिस नहीं आया, तो क्या करूंगा। अच्छा क्लैरिफिकेशन का जो नोटिस आता है ना, सब ऑनलाइन ही आता है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं आता। तो अब मान लीजिए 7 दिन के अंदर हमको अगर नहीं मिला, ठीक है, अगर 7 दिन के अंदर नहीं मिला तो क्या होगा, 7 डेज के अंदर कोई खबर नहीं आया, नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आफ्टर 7 डेज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीम्ड
अप्रूवल। मतलब ये मान लिया जाता है, मान लीजिए इसको, मानना में क्या है, मानना पड़ेगा डिपार्टमेंट को एनी हाउ जीएसटी सर्टिफिकेट इशू करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेनिफिट है भाई सबके लिए कि अगर 7 दिन के अंदर नहीं देते हैं तो ऐसा होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। एक बार आप लोग को जिसको कॉपी करना आप ये कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा 2 मिनट में इतना पूरा ही रिकैप कर दूंगा। ये हम लोग जो करते हैं ना REG01 में करते हैं। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आता है ना हमारे पास, ये जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो REG06 में होता है। अच्छा, फिर वो क्या हो ना, वो बंदा पूरा ही सीख गया। वो बंदा को मैंने एक बार क्या बताया, वो बंदा पूरा ही सीख गया। हाँ सर ऐसे ऐसे। तो उस बंदा से मैंने बोला समझ गया, बोला हाँ सर बिल्कुल समझ गया। तो मैंने पूछा कि करना क्या होगा, बोला सर इसमें 2 पार्ट होता है बेसिकली। ठीक है सर, पार्ट ए पार्ट बी। मतलब वो बंदा इतना फास्ट समझ गया, समझिए, पार्ट बी। तो बोले बाबू बता तो पार्ट ए में क्या होता है। बोला सर जानते हैं पार्ट ए में कुछ नहीं है। पार्ट ए में आप अपना नाम दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, वो बता रहा है मैं नहीं बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, पैन नंबर दीजिए, एंटिटी क्या है अब वो बता दीजिए। बोला ठीक है हो जाएगा। हाँ बोला सर इसके बाद ना सर टीआरएन जनरेट हो जाता है। पता है सर इस पे पैन तो वैलिडेट हो ही जाता है सर, और मोबाइल ईमेल पे क्या ओटीपी आएगा, अप्रूव हो जाता है सर, टीआरएन नंबर जनरेट होता है। अब सर क्या करते हैं ना हम लोग पार्ट बी को फिल करते हैं। कैसे फिल करते हैं, तो सर ये टीआरएन नंबर डालते हैं सर, उसके बाद एक ओटीपी जो ये नंबर है ना सर उस पे एक ओटीपी आ जाता है सर। उसके बाद जैसे ओटीपी देते हैं पार्ट बी का जो गेटवे खुल जाता है सर। मतलब उसके बाद तो पार्ट बी में सर आप सीधी सी बात जो है प्रोप्राइटर, पार्टनर, कंपनी का डिटेल दे दीजिए, कंपनी का डिटेल दे दीजिए सर। उसके बाद सर क्या है, कंपनी का डिटेल दीजिए। ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बताता तो आपको सेंडिंग ऑर्डर में पूरा बताता, वो बता। उसके बाद जानते हैं सर कंपनी का पूरा ही डिटेल देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सर क्या है, नेक्स्ट क्या है ना सर, नेक्स्ट सर आप क्या बताए थे, हाँ सर नेक्स्ट आप बताए थे ना कि अगर मान लीजिए कि आप खुद ऑथराइज नहीं होकर किसी और को पावर देना चाहते हैं ना तो उनका डिटेल देना पड़ता है, ऑथराइज पर्सन का। वेरी गुड, तुम तो बहुत अच्छा समझ गया। हाँ सर, उसके बाद ना सर वो शायद जो हमारा प्रोमाइजेस है ना सर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका डिटेल देना पड़ता है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद हाँ सर आपने ये बताया था ना सर कि अगर एक से ज्यादा फैक्ट्री होगा, अगर शॉप होगा, गोडाउन होगा तो उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोलते हैं, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद सर आप बताए थे ना कि बोल रहा हूँ सर, हाँ सर उसके बाद आपने बताया था कि आपकी जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है ना सर, नेचर ऑफ एक्टिविटी का डिटेल देना पड़ता है। उसके बाद आपने सर बताया था कि आधार वेरिफिकेशन, आधार इसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं सर, आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है ओटीपी लगा के सर। उसके बाद सर क्या है ना, ये बेसिकली सर आपने बताया था कि इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं, कैसे, एबीसी या तो डीएससी के थ्रू करते हैं।
ठीक है, तो ये कर देते हैं। ये हो गया सर, आपका जमा हो गया। 7 दिन के अंदर आप बोले थे कि सर एनी हाउ रिप्लाई करेगा ही जब से एप्लीकेशन लिए हैं। ओ, मान लो नहीं किया तो 7 दिन के अंदर कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दिया तो सर उनको ना डीम्ड अप्रूवल देना ही पड़ेगा। मतलब डीम्ड अप्रूवल बोल रहे थे सर आप। उसके बाद आप बोले ना सर कि अगर मान लीजिए जिनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता है उसको 30 डेज का टाइम होता है जिस एप्लीकेशन की, उसके 30 दिन के अंदर कि उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो 30 दिन खत्म होने से पहले आप बताए थे ना सर कि उनको भी एक नोटिस जाता है कि आप ये पेपर आप जमा करिए, पेपर मिसिंग है। ठीक है, उसके बाद 7 दिन के अंदर फिर उनको भी रजिस्ट्रेशन देना है तो मिल जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 दिन के अंदर नहीं होने आया तो डीम्ड अप्रूवल होता है। तो बेसिकली पूरा वो लड़का समझ गया। ठीक है, तो कहानी इतनी है। सेक्शन 25 में इतनी सी कहानी है। अब मैं आपको प्रोसीजर पार्ट तो हो गया। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक एक जो सेक्शन 25 है ना रीड कर रहा हूँ एक एक पॉइंट, और मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 को जो सब सेक्शन 1 है ना, पहले मैं वो पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर पार्ट हो गया, पार्ट ए, बी एंड पार्ट। तो ये प्रोसीजर पार्ट आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली में जो भी हैं जो इस वीडियो को उन लगता है आपको कि इनको इस वीडियो को उनको रिक्वायरमेंट है तो आप जरूर उनको फॉरवर्ड करें। सेक्शन 25। पहला पॉइंट, सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में बेसिकली ये बोला गया है, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24 shall apply for registration in every such state, union territory in which he is so liable within 30 days from the date of he become liable to registration in such a case, in such a manner and subject to such condition as may be prescribed, provided that casual taxable person or non-resident taxable person shall apply for registration at least 5 days prior to the commencement of business। तो मैं आपको सबसे पहले इतना बताना चाहूंगा, इसमें ये बोला गया है कि जो हम लोग सेक्शन 22 में जो पढ़े थे ना, सेक्शन 22, 24, उसमें क्या था ना कि जो बंदा लायबल है मतलब 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, इसमें बोला गया था 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख। सेक्शन 24 में बोला था कि इन लोग को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो इन लोग का जो है ना, इन लोग को जिस दिन आप लायबल हो जाते हैं ना, जिस दिन लायबल होते हैं, सपोज आप 1 नवंबर 2022 में आपकी लायबिलिटी हो जाती है, आप एक्सीड कर जाते हैं आपका टर्नओवर, आप अगर नॉर्मल केस में है 20 लाख, आपकी जो लायबिलिटी है ना 20 लाख क्रॉस कर जाती है, सपोज उसी दिन क्रॉस किया 1 नवंबर 2022 को, तो आपको कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा? 30 डेज। विद इन 30 डेज आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। मतलब आप 1/12/2022 तक लास्ट है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम 1 तक कर दें तो हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मिल जाएगा जी हाँ। आप यहाँ मान लीजिए आप क्या किए कि 25/11/2022 को एप्लीकेशन कर दिए और आपको रजिस्ट्रेशन कब दिया इन्होंने? 5/12/2022 को रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया। नहीं, ज़्यादा दिन हो जाएगा, 7 डेज करना पड़ेगा हम लोग को। 7 दिन के अंदर मान लीजिए क्लैरिफिकेशन वगैरह देने के बाद, सब कुछ करने के बाद हमें 5/12 को रजिस्ट्रेशन मिला, तो उसमें इफेक्टिव डेट क्या होगा पता है आपको? इफेक्टिव डेट ये रहेगा,
इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेक्शन 22 में ये, सॉरी सेक्शन 25 का जो फर्स्ट सेक्शन में ये बोला गया कि जो लोग लाइबिलिटी जिनकी हो गई है 20 से क्रॉस हो गए हैं उनको 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर 30 डेज के अंदर करते हैं तो जब भी उनको रजिस्ट्रेशन मिले उनकी जो लाइबिलिटी, जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा वो जिस दिन करेंगे उस दिन होगा 1/11/2022 को, ठीक है। बट इन केस अगर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होगा, अगर कोई कैजुअल नॉन रेसिडेंट और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए ये 5 दिन पहले, मान लीजिए ये क्या करेंगे 5/12/2022 को, इनको पता है कि हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करने वाले हैं, तो इससे 5 डेज प्रायर, 5 दिन पहले इनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। हमारे नॉर्मल केस में क्या था 30 डेज है ना, इस केस में क्या होगा कि आपको 5 डेज पहले करना पड़ेगा, 5 दिन पहले करना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट लेंगे, फिर आपको यहाँ पे एक टीआरएन जनरेट हो जाएगा, आप डिपॉजिट कर लेंगे पैसे। ये बात की बात है। तो बेसिकली यहाँ पे सेक्शन में जो लिखा था मैंने वो बता दिया कि 30 डेज के अंदर करना पड़ता है। तो इफेक्टिव डेट कब मिलेगा। हाँ, एक चीज और इसमें क्वेश्चन बनता है कि मान लीजिए सर हमने यहाँ पे किया ही नहीं, सर हमने 25 तो किया नहीं, हमने क्या किया 30 डेज के अंदर करना था, हमने किया यहाँ पे 2/12/2022, हमने क्या किया एप्लीकेशन किया, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हमने कब किया 2/12/2022 को। देखिए आपको थोड़ा भी कहीं लगे समझ में नहीं आया, इस पॉइंट को पॉज करके आप मेरे को कमेंट लिखिए कि सर मेरे को इस पॉइंट पे ना मुझे समझ नहीं आया, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि छोटा सा कोई वीडियो बना के आपके लिए छोड़ दूं, ठीक है, तो या कमेंट में ही प्रॉपर लिख दूं, या ओवर द फोन आप जब भी आप कॉल करिएगा, जो टाइमिंग मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, तो उस दिन कॉल करिए, मैं समझा दूंगा। तो मान लीजिए कि अगर जो बंदा क्या है ना कि 30 डेज के अंदर नहीं किया, तो अब इनको क्या है 2/12 को किया, तो इनको अब मान लीजिए कि इनको रजिस्ट्रेशन कब मिलता है, क्लैरिफिकेशन 6/12/2022, ठीक है। इनको रजिस्ट्रेशन जो है ना मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन जो है मिल जाता है 6/12 को, तो इनकी इफेक्टिव डेट क्या होगी 6/12 होगी। इनके जो इफेक्टिव होगा ना 6/12 को ही हो जाएगा, 6 दिसंबर को होगा। बेसिकली प्रोविजन में ये बोला गया कि जो बंदा 30 डेज के अंदर कर लेते हैं जिस दिन से लाइबल है, तो उनको क्या होगा कि इफेक्टिव डेट जिस दिन एप्लीकेशन किए उस दिन से हो जाएगा, मतलब जिस दिन से आपकी लाइबिलिटी आई उस दिन से हो जाएगी। अदरवाइज आपने बाद में किया तो आपको बाद में मिलेगा। बट इन केस अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है या तो नॉन रेसिडेंट पर्सन है, तो उनको 5 दिन पहले ही करना पड़ता है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट है इसमें, सेक्शन 22 के सबसेक्शन, सेक्शन 25 के सबसेक्शन 1 में बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है। आपने कभी सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। गवर्नमेंट क्या है ना कि किसी एरिया को ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताती है कि हाँ भाई ये जो एरिया है ना, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। वेस्ट बंगाल जो है ना, नाम तो आपने सुना ही होगा, बहुत लोग गए भी होंगे। वहाँ पे क्या है ना कि एक स्पेस जगह है, जोका, ठीक है। जोका जो है ना, जोका वो है बेसिकली क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसको बोलते हैं SEZ, शॉर्ट में बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन को SEZ। अब मान लीजिए ये पूरा बंगाल है,
मुझे मैप बनाने बहुत अच्छा से नहीं आता, बट मैं फिर भी आप लोगों को ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा गोल खींच के। और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है बंगाल का, ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है। तो SEZ है जो का, यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी कंपनी यहाँ पे अपने आप को, मतलब यहाँ पे उनका फैक्ट्री लगाते हैं ना, यहाँ पे वो अपना फैक्ट्री लगा ले रहे हैं, या तो मान लीजिए डेवलपिंग कर रहे हैं, SEZ इस जगह को डेवलप करने के लिए लगा रहे हैं। तो इनको क्या है ना कि नॉर्मल क्या है कि यहाँ पे ना, और यहाँ पे भी एक इनका बिजनेस है, मान लीजिए गारमेंट्स का बिजनेस है, मान लीजिए इस एरिया में इनका एक गारमेंट्स का बिजनेस है, गारमेंट्स का बिजनेस है। तो लॉ में ये लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हैविंग अ यूनिट एज डिफाइंड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बीइंग ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर, जो आपने मैंने बताया था, shall have to apply separate registration, shall have to apply a separate registration as a distinct from his place of business located outside the special economic zone in the same state, in the same state। मैं यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूं, बंगाल यूनियन टेरिटरी नहीं है, दिल्ली है, ठीक है। फिर से मैं रीड करता हूं, provided further that a person having, provided further that a person having a unit as defined in the Special Economic Zone Act 2005 in a special economic zone or being a special economic zone developer shall have to apply for a separate registration, separate registration as a distinct person, as a distinct from his place of business located outside, outside the this। मतलब आप यहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हो, आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, तो भैया आपको ना एकदम सेपरेट रजिस्ट्रेशन इसके लिए लेना पड़ेगा, SEZ के लिए, वो एकदम पॉइंट में यहाँ बोला हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग को पूरा समझा पाया हूं। Point number 2, a person seeking registration under this act shall be granted a single registration in a state, provided that person having multiple places of business in a state or union territory may be granted a separate registration for each of such place subject to condition। देखिए नॉर्मली क्या होता था ना कि पहले बोला गया था एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, मान लीजिए ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, मिस्टर झुनझुनवाला, तीन बिजनेस है मिस्टर झुनझुनवाला के इसी स्टेट में। पहला है गारमेंट्स का, दूसरा है आयरन के, आयरन है, लोहा की फैक्ट्री है, तीसरा है तीसरा मान लीजिए क्या चीज की है, ये आपकी पेपर की कंपनी है, पेपर भी बनाती है लोग, ठीक है। तो बोला गया कि अ पर्सन सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी ग्रांटेड अ सिंगल रजिस्ट्रेशन इन, सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल रजिस्ट्रेशन बोला गया था, लेना होगा आपको एक एक स्टेट में, एक स्टेट में सिंगल रजिस्ट्रेशन सारे बिजनेस के लिए लेना पड़ेगा। बट ये लोग बोला ना कि प्रोवाइडेड अगर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, तो मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ही है, ये 24 परगनाज में है, ये आपका कोलकाता में है, ये हुगली में है, तो अलग अलग जगह हमारे पास तो बिजनेस है ही है। तो भाई साहब आप एक काम करिए ना कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन तीनों के ले लीजिए, अलग अलग तीनों के लिए आप एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन तीनों के ले लीजिए, तीनों अलग अलग इनवॉइस रेस करेंगे, तीनों का इनपुट अलग अलग हो जाएगा और ये आपस में तीनों अलग अलग माने जाएंगे। तो इसके लिए आप अलग से रजिस्ट्रेशन लीजिए, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, इसके लिए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन,
इसके लिए भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन, तीनों के लिए आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करें। तो एक स्टेट में आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं, लेकिन आप क्या करना होगा ना, आप अलग अलग बिजनेस को अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है पता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए बेसिकली होता है ना कि इनपुट जो होता है ना, हर कंपनी में नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग है, तो हर कंपनी में जो आईटीसी होता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है ना कि मिक्स ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेंगे, तो मान लीजिए आप लोहे का बिजनेस कर रहे हैं तो लोहा का क्या क्या इनपुट है अलग है, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ टैक्सेबल है, कुछ एग्जम्प्टेड है, ठीक है। आप मान लीजिए पेपर का कर रहे हैं तो एग्जम्प्टेड है, टैक्सेबल। आप गवर्नमेंट चाहती है कि आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन लो, तीनों का बुक्स अलग अलग प्रॉपर मेंटेन करो, सो डैट कि जब भी उनका स्क्रूटनी होता है, ऑडिट होता है, तो उनको प्रॉपर डिटेल मिल जाए कि हाँ ये अलाउ इस केस में होगा, ये डिसअलाउ इस केस में होगा, इतना इनपुट आपको नहीं मिलेगा, इतना इनपुट आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए मैं ये इसलिए बता पा रहा हूँ ना कि हम लोग प्रैक्टिकल ये सब केसेस देखते हैं, जब स्क्रूटनी में हम लोग डिपार्टमेंट जाते हैं प्रेजेंट करने के लिए, तो उनका इस तरह से होता है कि आप मेरे को प्रॉपर सीट बना के दे दीजिए कि आप क्या क्या लिए, मेरे को जीएसटी पोर्टल से मैच करवा दीजिए, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी सब कारण से मैं आपको प्रॉपर बता पा रहा हूं। तो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है ना बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उसको मैं थोड़ा सा देखिए, मैं जो आपको जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ ना, मैं सबसे पहले उसको रीड करवाता हूँ एक बार आपको, उसके बाद होता है तो कभी कभी रीड नहीं करा के पूरा एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर रीड करवाता हूँ, ठीक है। रीड इसलिए कराता हूँ ताकि आप ना जब बाद में घर में इस चीज को पढ़े तो हाँ सर ने ये लाइन पूरा पढ़ा था, ठीक है। और मैं जैसा कि आपको बताता हूँ कि जो मैं हमारे स्टडी नोट्स हैं वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक हमारे देखिए वीडियो के नीचे, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा लिंक मिल जाएगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने कभी सुना है? मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। पॉइंट नंबर 3, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्यों लेते हैं और क्यों लेना भी चाहिए, बता रहा हूं। देखिए होता क्या है ना, मान लीजिए एक मिस्टर प्रेम है, ठीक है। मिस्टर प्रेम जो है ना लोहे का बिजनेस करते हैं, लोहे जो टीएमटी रॉड होती है ना, सरिया वगैरह का बिजनेस करता है, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं ना कि 18% जीएसटी लगे, बट उनका टर्नओवर जो है ना 20 के नीचे ही है, ठीक है, 15 लाख है। अब इनका बोलना है ना कि मिस्टर जो है ना प्रेम है ना मेरे पास आया, ठीक है, मेरे से सजेशन लेना है कि सर मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूं या ना लूं, अच्छा है मेरे लिए। सर मेरा टर्नओवर ना 15 ही लाख है, अगर मैं सर ले लूंगा ना तो बहुत सारा कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा सर, रिटर्न लगाना, 2 रिटर्न लगते हैं सर, एक GSTR 1 है, दूसरा में GSTR 3 भी है, हर महीना 2 रिटर्न लगाना पड़ेगा। इतना जो प्रैक्टिसिंग है, एडवोकेट हैं या जिन प्रोफेशनल से मैं कराऊंगा सर, उनको इतना पैसा भी देना पड़ेगा, तो क्या सर मेरे लिए बेनिफिट है? मैंने बताया देखो प्रेम बाबू, होता क्या है ना, अगर आप पहले ही जीएसटी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये 20 लाख है, 20 लाख 40 लाख एज द केस में बी, आपके लिए जो एप्लीकेबल है, अगर आप उससे पहले ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी। आप अपने इच्छा से ले रहे हैं, वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। देखिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इस केस में होता क्या है, वो मेरे से पूछ रहे हैं तो सर मेरे को फायदा क्या होगा सर? बोले देखिए आप अगर मार्केट में हैं आज और आप एक आयरन प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान लीजिए उसका 100 रुपीज कॉस्ट है, और आप जिससे भी खरीद रहे हैं उससे 18 रुपया जीएसटी दे के खरीद रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, आप फर्दर अपने किसी को बेचिएगा तो मान लीजिए 1 रुपया 100, मार्केट रेट क्या है ना, 100 रुपये का माल कितना भी बेचोगे आप,
मान लीजिए 107 रुपये में बेचे। तो अभी क्या हो रहा है ना कि आप छोटे छोटे जो भी एंड यूजर है उनको बेच सकते हो, लेकिन आप बड़े स्केल में जब बिजनेस करने जाओगे या बड़े स्केल में नहीं भी हो रहा है तो नॉर्मल जहाँ पे जो लोग रजिस्टर्ड पार्टी है ना वो लोग तो कितना इसमें 10% 15% मार्जिन लगाएंगे। मैक्सिमम मान लीजिए इसका रेट कितना होगा, 112 रुपये होगा। 110 में खरीद के 10-12% का मार्जिन रखते हैं, उसमें हमारा फ्रेट वगैरह भी है, तो 112 में बेच रहे हैं। सर आप तो बेचेंगे तो कितना होगा, 118 से तो ज्यादा पे ही बेचेंगे ना, क्योंकि आपकी तो कोई जीएसटी नंबर है ही नहीं। आप जिससे भी खरीद रहे हैं वो 100 प्लस 18% जीएसटी चार्ज करके आपको दे रहा है। बोला हाँ सर, उनके बिल में तो सर जीएसटी लगा रहता है और 118 रुपये में हमको मिलता है। और सर पता है सर, हम लोग जो बड़े बड़े पार्टी लोग आते हैं ना तो बोलते हैं तो ये वहां तो बहुत कम पैसा में मिल रहा है, आप इतना दे रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, हम लोग तो नहीं ले पाएंगे। अब समझ में आया सर आप जो बता रहे हैं। इसलिए सर बाहर में क्या है पता है, 111, 12, साढ़े 110 रुपये में भी मिल जाता है, और हमारा तो सर 118 रुपये कॉस्टिंग है, इसलिए हमारा टर्नओवर भी सर 15 को क्रॉस भी नहीं कर पा रहा है सर। तो बोले बाबू वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लो, मतलब स्व इच्छा से ले लो, ठीक है, ताकि तुमको जो जीएसटी का इनपुट मिलना चालू हो जाएगा और तुम्हारा जो कॉस्टिंग होगा ना बाबू वो 100 रुपया ही होगा। तो प्रेम पूरा समझ गया कि हाँ सर आपने तो सही बोला, अभी तो हमारा कॉस्ट ये होगा, अब हम जीएसटी से इनके चार्ज करेंगे पार्टी को ज्यादा पे, तो अच्छा होगा सर मेरे लिए। अब क्या है ना सर कि 118 रुपया पे मैं अगर 15% चार्ज करूंगा तो मेरा मार्जिन कहाँ गया, फिर मैं जीएसटी भी लग गया। अब मैं 112 पे 18% चार्ज करूंगा तो मेरा क्या होगा, पार्टी से लूंगा और ये सेटअप कर लूंगा, और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि मिस्टर प्रेम जी हमारे पास आए थे, जीएसटी बोले सर जीएसटी नंबर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैंने उनको समझाया कि आपका 20 लाख 40 लाख क्रॉस नहीं भी हुआ तो भी आप जीएसटी नंबर ले लीजिए। उसका कारण क्या होगा कि आपको जो इनपुट में बेनिफिट मिल जाएगा, जब आप सेल करोगे ना तो आप जीएसटी जो कलेक्ट करोगे, आपने जितना जीएसटी दे दिया है उसको सेटअप कर लोगे। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 100 रुपया में प्रेम जी ने खरीदा और 118 रुपया पार्टी को पेमेंट कर दिया, पार्टी को पेड कर दिया। अब इसी गुड्स को ये क्या करेगा, मान लीजिए 110 रुपये में सेल करेगा। अब 18% का जीएसटी मान लीजिए कितना लगता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। 110 का 18% हो रहा है 19 रुपये 80 पैसा, 19 रुपये 80 पैसा। अब से एक बार 20 रुपये पकड़ लिए, राउंड अप में 20 में पकड़ ले तो 130 रुपया हो जाता है। ठीक है, ये जीएसटी हो गया। तो पहले अभी मैंने जीएसटी कितना लिया और पहले से कितना दे चुका था, ठीक है, इनपुट, तो 2 रुपया ही हमको फर्दर पेमेंट करना पड़ रहा है। अब हमारी कॉस्टिंग क्या हो रहा है, 100 रुपया, बेच कितना रहा है 110 रुपये में, तो 10 रुपया का हमारा मार्जिन भी आ रहा है, 10 रुपये का मार्जिन आ रहा है, से 10% का मार्जिन है, से 10% का मार्जिन है। अगर मान लीजिए कि हम 118 में, पहले वाला एग्जांपल में हमने 118 में खरीदा, ठीक है, अब हम यहाँ पे 118 का 10% मार्जिन लगा रहे हैं तो से 12 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो 118 प्लस 12 कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, 130 रुपया बिना चार्ज किए। 130 रुपया हमारी कॉस्टिंग, मतलब हम 10% मार्जिन लेके बेच रहे हैं तो 130 रुपया आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हमको कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ा, यहाँ पे हम और 2 रुपया का तो बेनिफिट ये जो दिए उसका तो बेनिफिट मिल जा रहा है ना जीएसटी का। यहाँ पे मेरे को कॉस्टिंग बढ़ रहा है 130 रुपया का। जो मेरे से खरीदेगा ना वो तो कभी खरीदेगा ही नहीं ना। अगर कोई B2B अगर होगा, एंड यूजर होगा तो कोई बात नहीं, खरीद लेगा, लेकिन कोई B2B हो तो 130 रुपया में तो मेरे से खरीदेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो मेरे से 110 रुपया में खरीद रहा है, उसका भी इनपुट मिल जा रहा है। ठीक है, तो प्रेम ने बोला कि हाँ सर मैं तो चाहता हूँ कि सर मैं रजिस्ट्रेशन ले लूँ और बड़े बड़े टेंडर में अपना माल दूँ सर। बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना सर, हमसे माल खरीदना चाहेंगे, ताकि और मेरा टर्नओवर भी सर बढ़ जाएगा इससे, तो क्योंकि सर मेरे को इनपुट मिलने लगेगा ना। तो बेसिकली यही बोला गया है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में, अ पर्सन though not liable to be registered under section 22 or section 24 may get himself registered voluntarily, and all provision of this act
एज आर एप्लीकेबल टू रजिस्टर्ड पर्सन सेल अप्लाई टू सच पर्सन। मैंने बोला था ना कि वो जैसे प्रेम मेरे पास पहले आया था, सर मेरे को सारा कंप्लाइंसेस करना पड़ जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना तो पड़ेगा, तो बेनिफिट भी तो है। तो वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन बेसिकली यही बोल रहा है कि सारा कंप्लाइंसेस करना पड़ेगा एक बार आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो। ठीक है, फोर्थ वाला जो पॉइंट है अपना, इसमें ये बोला गया कि ए पर्सन हु हैज ऑब्टेन और इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच रजिस्ट्रेशन ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पस। मान लीजिए कि आप एक स्टेट में ना, पॉइंट नंबर 4 ये बोल रहा है कि मिस्टर ए का एक बिजनेस है, मिस्टर ए का एक बिजनेस है, वेस्ट बंगाल में भी है, एक है बिहार में, एक है यूपी में। ये तीनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिए हैं ना, तो तीनों को सेपरेट इन लोगों को अलग अलग पर्सन माना जाएगा। ये अलग बिल रेस करेंगे, ये अलग बिल रेस करेंगे। सपोज अगर ये इसको भी माल सेल करेंगे ना, मान लीजिए माल कैसे कर आपस में ही तो बेच रहे हैं, फिर भी इनको ये क्या करेंगे, जीएसटी इनवॉइस करना पड़ेगा अलग से। जैसे दूसरे को बेच रहे हैं वैसे इनको भी बेचना पड़ेगा। फिर इनको क्या होगा, इस बिल के बेसिस पे इतना इनपुट क्रेडिट लेना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना पड़ेगा। मतलब बेसिकली यही बोलना चाह रहा है कि सबको अलग अलग पर्सन माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब आपस में भी क्या होगा, सब अलग अलग रह जाएंगे। पॉइंट 5 में बोल रहा है वेयर अ पर्सन who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person। मतलब अगर एक बंदा एक स्टेट में, जैसे मैं ये इसको बताऊं तो आप अगर establishment समझ लें कि एक अलग establishment है वो अलग है, तो distinct person माना जाता है। Where a person who has obtained or is required to obtain registration, जिनको लेना है या तो ले चुके हैं स्टेट में या तो यूनियन टेरिटरी में, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, किसी एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो एस्टेब्लिशमेंट जो होता है ना एकदम दोनों के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। और सबसे जो बेहतर पॉइंट है वो बताने जा रहा हूं आपको, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में ना बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 आपको मैंने सबसे पहले जो जीएसटी प्रोसीजर पार्ट जो पढ़ाया था अभी, उसमें बताया था ना कि पैन नंबर वैलिडेट होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो पॉइंट नंबर 6 है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पैन नंबर बहुत ही जरूरी है, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। तो सबसे पहले आपको जरूरत है पैन नंबर की, पैन नंबर लेना ही पड़ेगा। बट जानते हैं आपको, इसी केस में कुछ बंदा है जो सेक्शन 51, सेक्शन 52 टीडीएस और टीसीएस के केस में, टीडीएस और टीसीएस के केस में क्या होता है, इन लोग को ना टैक्स टैन नंबर लेना पड़ता है। टैन नंबर लेना पड़ता है। टैन नंबर लेने के लिए क्या मतलब, इन लोगों को क्या है, एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ना। इन लोगों को तो नॉर्मल प्रोसीजर, अगर नॉर्मल क्या है कि अगर आप सेक्शन 51 और सेक्शन 52 जो हम आपको पढ़ाए थे ना, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, उन लोग के केस में क्या होना, उन लोग को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है टीडीएस और टीसीएस के लिए। नॉर्मल सभी कोई क्या होता है कि पैन से लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, every person shall have a permanent account number issued under Income Tax Act 1961 in order to eligible for grant of registration। मतलब जीएसटी की रजिस्ट्रेशन ग्रांट करवाने के लिए you have PAN number, provided that a person required to deduct tax under section 51 may in lieu of permanent number, मतलब permanent account number के बदले में टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इसको टैन नंबर को टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, शॉर्ट में टैन नंबर बोलते हैं हम लोग, इनको लेना पड़ता है और इनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इशूड अंडर सेड एक्ट इन ऑर्डर टू एलिजिबल द ग्रांट रजिस्ट्रेशन, तो इनको रजिस्ट्रेशन देने के लिए करना पड़ता है।
अच्छा, आधार बहुत ही जरूरी है। आधार जैसे कि मैं बताया ना कि ऑथेंटिकेशन के लिए आधार जरूरी है। अगर आपका आधार नंबर नहीं है तो ऑथेंटिकेशन में आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। तो जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको ये ध्यान रहना पड़ेगा कि सर आधार नंबर बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार नहीं रहने तो ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, वो 30 डेज पे चला जाएगा। उसके और भी प्रोसीजर है जो मैट में ली दिए हुए हैं, तो आप एक बार गो थ्रू करेंगे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। बस ये एडिटिंग के लिए मैंने छोड़ दिया हूँ। ठीक है, अब हम 7 पॉइंट की ओर जाते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, उनको क्या पैन नंबर चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए? पैन नंबर चाहिए? जी नहीं। जो भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उनको क्या होता है, अच्छा उनको क्यों बोला जाता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन? देखिए, मान लीजिए ये इंडिया है और ये यूएसए है। यहां पे एक किसी का सर्वर लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहां से क्या है ना कि सर्विस 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 सर्विस, यहाँ पे बहुत सारा बंदा है जो कि सर्विस यूज किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, और इनको उसके बदले में पेमेंट दिए जा रहा है। मतलब आजकल तो फोन पे है, ये सब है, छोटे से एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उसके लिए 100 रुपीज पेमेंट करना है, ये इजी वे में पेमेंट कर रहे हैं। इनको तो पैसा आ ही जा रहा है, पैसा 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 पे पैसा आ रहा है, पैसा पैसा विदाउट एनी टैक्स, मतलब कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि एक गेम है, ठीक है, प्ले स्टोर से आपने एक गेम डाउनलोड किया और उसके बदले में 100 रुपया लगता है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, 100 रुपया दे के तुरंत सारे गेम डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो यूएसए में जो बंदा बैठा हुआ है, मिस्टर, जो कंपनी है मेसर्स YZINC, जो ये कंपनी है ना, वो एकदम बेनिफिट ले रही है कि चलो इंडिया से तो पैसा पे पैसा आ रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट सोच रहा है कि भाई हमारे यहाँ से तो पूरा इनकम किया जा रहा है, तो क्यों ना इसको बोला जाए कि ए नॉन रेसिडेंट पर्सन तो इंडिया में अपना एक फिक्स एस्टेब्लिशमेंट बनाओ और वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो, नहीं तो बिजनेस करने नहीं दूंगा। तो ये बोला भाई पैसा तो बहुत आ रहा है, तो एक काम करते हैं ना, चलो जब गवर्नमेंट बोल ही दे रही है तो इंडिया में एक एस्टेब्लिशमेंट अपना फिक्स कर लिया ये लोग, एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ये ऑलरेडी टैक्सेबल था ना, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इसको इसीलिए बोला जाता है कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है। तो इसको क्या है ना, इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो इनको क्या पैन नंबर देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। भाई साहब ये बाहर के बंदे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे सिर्फ अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाए, एक ऑफिस बना लिया, सीधी सी बात है, और अपना काम कर रहे हैं। तो इनको क्या करना होगा ना, अदर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो सब देके इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखिए, मैं इतना पॉइंट जो आपको सिर्फ इसलिए बताया ना कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन में ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन आफ्टर गिविंग अदर डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब, वो लिखा हुआ है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 6 में बोला था पैन और टैन लेना पड़ेगा। एक नॉन रेसिडेंट पर्सन जो है जिसको ग्रांट किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 1 ऑन द बेसिस ऑफ अदर सच डॉक्यूमेंट एज में प्रिस्क्राइब, तो जो डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब किए गए एक्ट में वो सब देना पड़ेगा। अच्छा, एक और भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं आप लोग को, जो कि पॉइंट नंबर 9 है। स्पेशल एजेंसी जो होता है ना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का,
यूएनओ, यूएनओ क्या होता है पता है आपको? गवर्नमेंट की एजेंसियां होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट का एजेंसी होता है, और गवर्नमेंट की एजेंसी में क्या होता है ना बेसिकली कि उन लोग बहुत सारे सर्विसेज बाहर से लेते हैं, बहुत सारा सर्विसेज बाहर से लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है ना यूएनओ, वो बहुत सारे सर्विसेज जो है ना आउटसाइड से लेते हैं। उन लोग का बेसिकली क्या होता है ना कि कोई जीएसटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, उन लोग को एक नंबर जनरेट होता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। वो क्या करते हैं जीएसटी में एप्लीकेशन करते हैं कि सर हमको ना एक नंबर दे दीजिए जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी नंबर। इस नंबर से क्या होता है ना कि जितने भी सर्विस ले रहे हैं, मान लीजिए ये यूएन है, ये यहाँ से सर्विस लिए, इनको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, जीएसटी पेमेंट कर दिए, फिर यहाँ से भी सर्विस लिए, इनको जीएसटी पेमेंट करना पड़ा, फिर यहाँ से भी सर्विस लिए, जीएसटी इनको पेमेंट करना पड़ा, फिर यहाँ से भी सर्विस लिए, इनको जीएसटी पेमेंट करना पड़ा। तो ये डिफरेंट सर्विस लेते हैं, ये कोई सर्विस देते नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या है कि जीएसटी में बोला गया कि आप एक काम करिए ना, आप एप्लीकेशन करिए और आपको क्या होगा ना कि एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, मतलब प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद दिया जाएगा, ताकि सो दैट आप जो है ना रिफंड क्लेम कर पाओ। जो आपने मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये पेमेंट किया, यहाँ पे 200 पेमेंट किया, यहाँ पे 500 पेमेंट किया, कहीं पे 5 लाख पेमेंट किया, तो ये सारा पैसा जोड़ के ना आपको ना रिफंड मिल जाएगा। इसीलिए आप यूनिक आइडेंटिटी नंबर ले लीजिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद इनको यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा। तो यही बोला गया है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, मतलब सेक्शन 1 में कुछ भी बोला गया है, ठीक है, कोई एनी स्पेशल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशन Act 1947, consulate or embassy of foreign countries, any other person or class of person जो गवर्नमेंट नोटिफाई करता है बाई कमिश्नर, shall be granted a unique identity number in such a manner and for such purpose including refund of taxes on the notified supplies, goods or service or both received by them। मतलब जो भी इनको सप्लाई किया जा रहा है उनके बदले में ये जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं ना, उनका रिफंड मिलेगा इनको। पॉइंट 10 में ये बोला कि द रजिस्ट्रेशन और द यूनिक आइडेंटिटी नंबर शैल बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन इन सच मैनर। मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे एप्लीकेशन करेंगे प्रॉपर चेक होगा, सही है तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर दे। 11 में भी वही लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशू इन फॉर्म एंड विद इफेक्ट ऑफ सच डेट में बी प्रिस्क्राइब। 11 पॉइंट अलग है। तो 10 में ये लिखा हुआ है कि ये जो यूनाइटेड नेशन वाले हैं इन लोगों को प्रॉपर चेक होगा, उसके बाद हिसाब देगा, ठीक है। इनको क्या होगा, रिफंड मिलेगा, प्रॉपर चेक कर पहले तो इनको नंबर मिल जाएगा, यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिल जाएगा, और नंबर मिलने के बाद ये लोग अपना एप्लीकेशन करेंगे रिफंड के लिए, तो प्रॉपर जो भी आप इनको पेमेंट किए होंगे मिल जाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था ना जिसमें ये बोला था कि कब इनको क्या इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। तो बेसिकली इसमें भी वही है कि अगर 30 डेज के अंदर, पॉइंट मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशू इन सच अ फॉर्म एंड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे प्रिस्क्राइब। मतलब कब दिया जाएगा, 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन करते हैं जब से लाइबल होगा, तो जिस दिन आप लाइबिलिटी आपकी बनती है उस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा। 30 दिन के बाद करते हैं तो जिस दिन मिलेगा उस दिन होगा। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। पॉइंट 12 में ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिटी नंबर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड प्रिस्क्राइब। अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं होगा तो प्रॉपर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और द यूनिक आइडेंटिटी नंबर शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन ग्रांटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब अंडर सबसेक्शन 10 इफ नो डेफिशिएंसी हैज बीन कम्युनिकेटेड। ये पॉइंट भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि डीम्ड अप्रूवल वाला केस बताया है ना, कि 7 डेज का टाइम रहता है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो
अदरवाइज 30 डेज का टाइम रहता है कि 30 दिन में पूरा चेक कर लिए, कोई इशू है तो ठीक है, फिर से एक बार 7 दिन का समय दिया जाता है कि भाई साहब आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए, हाँ ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, तो वो दे दिया, ये 7 दिन के अंदर हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 2 केस होता है। मान लीजिए ये बंदा सो गया, डिपार्टमेंट का आदमी है, ठीक है, यहाँ के बाद कोई नोटिस ही 7 दिन का समय यहाँ से चल रहा है, 7 दिन खत्म हो गया, 8वां दिन खत्म हो गया, 9वां दिन खत्म हो गया, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो ये डीम्ड अप्रूवल माना जाता है, डीम्ड अप्रूवल माना जाता है कि हाँ आपको जीएसटी नंबर मिल गया। दैट्स इट। अब मैं डीम्ड एक सेक्शन 26 है जिसमें ये बताया गया कि डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आपको पता है कि 2 एक्ट हैं हमारे पास, सेंटर सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूनियन टेरिटरी है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग जो एप्लीकेशन करते हैं, अगर वो सेंट्रल के पास भी जा सकता है, स्टेट के पास भी जाता है। जैसे कि ये क्या है, प्रैक्टिकल बात है कि जैसे हम लोग अपना पार्ट बी सबमिट करते हैं, वो स्टेट के पास चला जाता है। अगर एक बार ये स्टेट के पास चला गया, स्टेट ने सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, उनको सब कुछ ठीक लग रहा है कि हाँ आपका सब प्रॉपर है, जो भी उनको चेक करना है उन्होंने चेक किया, उन्होंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया। तो ये तो आप बोलेंगे सर ये तो सेंट्रल में हमको दिया रजिस्ट्रेशन, तो यही बोला गया कि डीम अप्रूवल, डीम्ड रजिस्ट्रेशन मतलब आपको सेंट्रल में मिल गया, इसका मतलब ये माना जाता है कि आपको स्टेट में मिल गया। अगर किसी कारण से आपको सेंट्रल वाले ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, या आपका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर कभी कोई प्रॉब्लम होने से, तो आप ये मान लीजिएगा, एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको स्टेट वाले ने भी कैंसिल कर दिया, वाइस वर्सा। तो अभी तक तो हमने आपको पढ़ाया डीम्ड अप्रूवल। ये सेक्शन 26 हम लोग जा रहे हैं। सेक्शन 26 में क्या बोला है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सीजीएसटी सेंट्रल, ये हो गया स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी, ठीक है। हम लोग एप्लीकेशन के दोनों में से क्या होता है, किसी ना एक के पास ही जाएगा। मान लीजिए हमारा जो फर्म है उनका एप्लीकेशन हुआ और सेंट्रल में चला गया, सेंट्रल ने हमें क्या किया, हमारा इशू कर दिया जीएसटी नंबर, तो ये मान लिया जाता है कि स्टेट में भी आपको सेम मिलेगा, सब कुछ है। उसके बाद मान लीजिए कि 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, किसी कारण से जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया गया, जीएसटी कैंसिल बाय सेंट्रल कर दिया, तो यहां भी आपको क्या होगा, कैंसिल माना जाएगा। मतलब जो ये करेगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सर ये दोनों एक ही आदमी है, सेंट्रल स्टेट डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हुए हैं। तो बोला गया द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द यूनिक आइडेंटिटी नंबर अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और द यूनियन टेरिटरी Goods and Service Tax Act shall be deemed to be grant of registration or the unique identity number under this act, subject to condition that application of registration or the unique identity number has not been rejected under this act. दूसरा पॉइंट है notwithstanding anything contained in subsection 10, मतलब 10 में कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। Section 25, any rejection of application for registration or the unique identity number under the state goods and service tax or in the union territory goods and service tax act shall be deemed to be rejection। वहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन, ठीक है। तो ये एकदम बेसिकली जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप घर में देखेंगे, पापा आपको घर से निकाल दिया ना, तो मम्मी भी कुछ नहीं बोलेगी आपको, मम्मी बोले ठीक है, पापा जब निकाल दिए तो हम क्या, मैं कौन होता बोलने वाला, ठीक है। किसी केस में मम्मी आपको ना मार देना, तो पापा आपको बचाने नहीं जाएंगे, पापा बोलेंगे ठीक है मम्मी मारी है भाई, ठीक ही की होगी। तो वही चीज है इनके साथ, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अब आएगा सेक्शन 27। ये अगर सेक्शन देखेंगे ना, कि मैं आपको पूरा पहले से ही क्लास 1 मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पूरा पढ़ा चुका हूँ।
स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बेसिकली क्या है कि सेक्शन 27 में बताया गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन। तो इन लोगों को क्या है ना कि 5 दिन पहले जब से कमेंसमेंट करते हैं ना ये लोग अपना बिजनेस, उससे 5 दिन पहले ही इन लोगों को एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए कि ये लोग, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में पूरा अच्छा से समझा चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में आप एक बार देख लेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मान लीजिए इनका बिजनेस जो है ना चालू होने वाला है 5 बजे। किसी जगह पे मेला में गए और इनको लगा कि वो मेला जो है ना 5 तारीख को लगेगा। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम ना 5 दिन पहले, बिफोर 5 डेज, prior to 5 days, prior to 5 days, 5 दिन पहले make an application। एप्लीकेशन कर देंगे कि यहाँ पे 5 तारीख के लोग का क्या होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। 5 दिन पहले इन लोगों को क्या होगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन जैसे करते हैं यहाँ पे इनको एक TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। TRN नंबर जनरेट कर देंगे। TRN नंबर, एक नंबर इन लोग के लिए आ जाएगा ताकि इन लोग ना पेमेंट कर पाए। अच्छा, इनको पता है कि मान लीजिए मेला क्या है ना कि 25 दिन के लिए मेला लगा हुआ, 25 डेज के लिए, 25 डेज के लिए यहाँ पे मेला लगा हुआ है। और इस मेला में लोग क्या करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन कर दिए। मान लीजिए मेला में लोग क्या किए, 10 लाख का माल बेच देंगे तो 18% है, तो 1,80,000 इनका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी हो गया। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा इनका। टर्नओवर इनका कितना हो जाएगा मेला में, 10 लाख। सोच रहे हैं लोग कि 25 दिन का मेला है और वहाँ पे हम जाएंगे तो हमारा इतना एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, तो ये क्या करेंगे, पेड कर देंगे एडवांस पेड कर देंगे। इनका जो रुपया है ना इनके कैश लेजर में जमा हो जाएगा ताकि जब भी ये वहाँ से फाइनलाइजेशन करके निकले ना तो इनका ये आराम से यूज हो पाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है या तो नॉन रेसिडेंट पर्सन है, उनको 5 डेज पहले ही, बिजनेस चालू करने से पहले ही क्या हुआ, एप्लीकेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने के बाद उनको एक TRN नंबर जनरेट हो जाता है। उसके बेसिस पे उनको जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी, मतलब एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो आएगा उसको एडवांस में जमा कर देंगे। अब ये मेला कर लिए। अच्छा, इनको ना GST रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए मिलता है, तो जितना दिन के लिए चाहते हैं, या तो 90 डेज, दोनों में से कम जो होगा, ठीक है। तो दोनों में से जो कम होगा उतना का ही मिलेगा, तो 25 डेज का मिल जाएगा इनको, क्योंकि इनको 25 दिन का ही चाहिए, ठीक है। लोअर अप टू, लिस्ट अप टू, जो भी बोल लीजिए आप, कि दोनों में से जो कम है उससे मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेला और दिन चल गया 90 दिन, ये बोले कि सर हमको और एक्सटेंशन चाहिए, तो मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन मिल जाएगा पता है, 90 + 90। मतलब किसी भी हालत में आप अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं तो 180 दिन से ज़्यादा आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए ये 90 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ले लेंगे, ठीक है, चलो 90 दिन के लिए। फिर इनको लगता है कि नहीं 90 दिन से तो कुछ नहीं होगा, मेला और बढ़ रहा है, और मेला बढ़ने के बाद क्या होता है, मान लीजिए मेला खत्म हो गया लेकिन भीड़ एज इट इज है, हमारा सामान बिक रहा है, तो ठीक है एप्लीकेशन करेंगे। उसके बाद क्या होगा ना, ये मान लीजिए इनको लगेगा कि चलिए 5 लाख का हम और माल बेच पाएंगे फर्दर, तो यहाँ पे कितना होगा 90,000, तो 90,000 रुपया जो ना, और ये एडवांस इनको जमा करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा एस्टिमेशन करके। तो टोटल कितना, 1,80,000 तो पहले किए, 90,000 और जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए यही लिखा हुआ है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। The certificate of registration issued to a casual taxable person or non-resident taxable person shall be valid for a period specified in the application। मतलब
जब ये एप्लीकेशन करेंगे ना कि सर मेरे को 30 दिन के लिए चाहिए, 25 दिन के लिए चाहिए, तो वो इनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है ना उसमें ये मेंशन रहता है कि इनको ना टैक्स पेयर को 25 दिन के लिए ये सर्टिफिकेट दिया गया, और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, मतलब ये दोनों में से जो कम होगा, विच एवर इज अर्लियर। आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर, मतलब दोनों में से जो पहले है, कम आए, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 90 days from the effective date of registration whichever is earlier, and such person shall make taxable person only after the issuance of the certificate, मतलब रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही ये taxable person माना जाएगा, provided that the proper officer may on sufficient cause being shown by the said taxable person extended the said person of 90 days for a further period not exceeding 90 days, मतलब 90 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता है, 90 days plus 90 days मैक्सिमम, तो 180 दिन अब हो सकता है। A casual taxable person or non-resident taxable person shall at the time of submission of application for registration under subsection 1 of section 25 make an advance deposit of tax and amount equivalent to the estimated tax liability of such person for the period of such registration is sought, जितना दिन के लिए लेगा उतना का एस्टिमेशन करके पेमेंट करेगा, provided that where any extension, नीचे देख लिए 90,000 का, provided that where any extension of the time is sought under subsection 1 such taxable person shall deposit an additional amount of tax equivalent to the estimated tax liability of such person for the period of extension, जितने दिन के लिए एक्सटेंशन होगा। और फाइनल क्या है, ये जो सारा पैसा है इनका जो 1,80,000 पहले जमा किया प्लस 90,000 फिर इसने जमा किया, ये टोटल पैसा इनके कैश लेजर में जमा करा दिया जाएगा। बोला है कि द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ सच पर्सन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड शैल बी यूटिलाइज इन द मैनर जो सेक्शन 49 में बोला गया है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 49 में हम इनपुट को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, बस यही चीज है। तो बेसिकली यही है कि हम लोग को कैसे एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपने बिजनेस कमेंसमेंट होने के 5 दिन से पहले एप्लीकेशन करता है, इनको एक टीआर जनरेट हो जाता है, उसमें एडवांस लायबिलिटी जो भी इनकी आती है वो जमा कर देते हैं, इनको सर्टिफिकेट इशू इतने दिन के लिए होता है जितना इनको रिक्वायरमेंट है, और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर, इनको अगर लगता है कि मेला एक्सटेंड हो जाएगा और भी हमको या कोई भी जिस बिजनेस में कर रहे हैं एक्सटेंशन चाहिए इनको, तो मैक्सिमम 90 डेज और मिल सकता है, मतलब टोटल पीरियड इनको 180 दिन से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर एक्सटेंशन लेते हैं उन केस में भी इनको एडवांस टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेशन करके जमा करना पड़ेगा, टोटल इनका जो पैसा है वो कैश लेजर में इनका जमा हो जाएगा और वो उसको ये यूटिलाइज कर सकते हैं, जो सेक्शन 49 में मेंशन किया गया कि यूटिलाइजेशन का ये तरीका है, उस तरह से तरीका है, कर सकते हैं। उसके बाद एक बार इनका हुआ खत्म हुआ, वहां पे इनका एस्टेब्लिशमेंट खत्म। अच्छा, यहाँ पे ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन डेस्टिनेट इन लोगों का क्या कि कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, इसलिए तो छोटे से पीरियड, इतने कम पीरियड के लिए लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं। तो आज के आई थिंक सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा चुका